मैं आप सभी को शक्ति की उपासना नवरात्र चल रहे हैं, उसकी भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यह हम सभी के लिए आज बहुत हर्ष का विषय है कि आज इस विशिष्ट कार्यशाला में हमें देश के करोड़ों कार्यकर्ताओं का अपना मार्गदर्शन देने वाले हमारे कुशल संगठन और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन आदरणीय बी एल संतोष जी का सानिध्य प्राप्त हुआ है। आदरणीय बी एल संतोष जी देश के प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए ऐसे मार्गदर्शक हैं जिन्होंने हमेशा सहज भाव से, सरलता से, अपने विचार से हम सब लोग उनके समक्ष हमारे जैसे करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ता सुझाव और समस्याएं साझा कर सकते हैं और उनके मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी चरे वेती के मंत्र के साथ निरंतर आगे बढ़ते हुए आज विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनने का हमको गौरव प्राप्त हो गया है। आज के इस अवसर पर मैं प्रदेश भारतीय जनता पार्टी संगठन में नया दायित्व ग्रहण करने वाले सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों एवं प्रदेश भाजपा की अपनी तथा प्रदेश के समस्त कार्यकर्ता साथियों को आप सभी को हृदय से मैं आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। अपने लिए तो ताली बजा दे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी ऊर्जा और उत्साह के साथ, नई उमंग के साथ न केवल संगठन को और अधिक मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, बल्कि केंद्र और जो राज्य सरकार की जन कल्याणकारी नीतियां हैं, उन योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इसमें अपना अमूल्य योगदान देंगे। साथ ही जैसा अभी आदरणीय महेंद्र भट्ट जी ने कहा कि मिशन 2027 और 2029 में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड में ही नहीं, देश में भी प्रचंड विजयश्री दिलाने के लिए तन मन और पूरे समर्पण के साथ काम करेंगे। साथियों, जैसा आप सभी जानते हैं कि इस विजयदशमी पर हमारे मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी गौरवशाली यात्रा के 100 वर्ष पूरे करने जा रहा है। ये केवल एक शताब्दी पूर्ण होने का उत्सव नहीं है, बल्कि उस अखंड साधना का स्मरण भी है जिसके बल पर संघ ने राष्ट्र को विचार और संस्कार से जोड़ने का कार्य किया है। यह हमारा सबका सौभाग्य है कि हम ऐसे वैचारिक संगठन के सदस्य हैं जिनके लिए राष्ट्र प्रथम, संगठन द्वितीय और व्यक्ति अंतिम हमेशा रहा है। जिस प्रकार वट वृक्ष अपनी गहरी जड़ों से शक्ति प्राप्त करता है, उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी की जड़ें संघ की विचारधारा और समर्पित कार्यकर्ताओं की तपस्या से सींची गई हैं और यही हमारी संगठनात्मक शक्ति का मूल आधार है। साथियों, संघ की प्रेरणा से आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत अपनी सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। वर्षों तक जो स्थान हमारे उपेक्षित रहे, हमारा गौरवशाली इतिहास, सांस्कृतिक विरासत, आज न केवल उसको पुनर्स्थापित किया जा रहा है, बल्कि राष्ट्रीय चेतना का आधार भी बनाया जा रहा है। और आज हमारी सनातन संस्कृति की पताका पूरे विश्व के अंदर गर्व से लहरा रही है और भारत अपनी जड़ों से जुड़ते हुए पुनः विश्व गुरु बनने के मार्ग पर तेजी से अग्रसर हो रहा है। चाहे अयोध्या में भव्य रामलला के मंदिर का निर्माण हो, बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में नव निर्माण या मास्टर प्लान पर काम होना हो, बाबा विश्वनाथ के गलियारे का विस्तार हो या महाकाल लोक का निर्माण हो, हमारी धार्मिक धरोहरों को जिस प्रकार से सजाया और संवारा जा रहा है वो भूतो न भविष्यति। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जहां एक और कश्मीर में धारा 370 की समाप्ति हो, ट्रिपल तलाक जैसे
कुप्रथाकांतव नागरिकता संशोधन एवं वक्फ संशोधन जैसे कानूनों के माध्यम से एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार किया जा रहा है। वहीं अंत्योदय के संकल्प को पूर्ण करने के लिए जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना, मुफ्त राशन योजना जैसी अनेक जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से अंतिम व्यक्ति में समाज के खड़े हुए व्यक्ति को मुख्य धारा से जोड़ने का काम हो रहा है। अंत्योदय को समाज के अंतिम छोर तक पहुंचाने का काम हो रहा है। यही नहीं, मोदी जी देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने मध्यम वर्ग के उत्थान के लिए भी अनेक ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। आज जहां एक और मध्यम वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए 12,75,000 रुपए तक की आय को कर मुक्त किया गया है, वहीं नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी सुधारों के माध्यम से न केवल नागरिकों को बड़ी राहत दी गई है, बल्कि हमारे स्थानीय उद्योगों और व्यापारियों को एक नई ऊर्जा और गति मिली है। कल मैं 2 दिन से लगातार जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम सभी से आह्वान किया है कि हम सब अपने अपने क्षेत्रों में जाकर दुकानदारों से, विक्रेताओं से संपर्क करेंगे। तो मुझे आप सबको बताते हुए खुशी है कि पहले दिन और दूसरे दिन, 2 दिन में, अभी तीसरे दिन भी इसके बाद जाने का कार्यक्रम है। तो मैं 2 दिनों जिन जिन प्रतिष्ठानों पर गया हूं, उनके चेहरों को देखकर, उनकी बात में उत्साह देखकर सच में मेरा भी उत्साह बढ़ गया। पूरे दिन भर काम करने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि एक तो हमारी बिक्री बहुत बढ़ गई है। तो मैंने कहा आपकी बिक्री बढ़ी है, ये अच्छी बात है, लेकिन जो खरीदार आ रहे हैं उनके बारे में आप क्या कह रहे हैं? तो कह रहे हैं जो भी खरीदार आ रहे हैं वो भी जो है प्रधानमंत्री जी का, केंद्र सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं। और कल मैं बेकरी की दुकान में गया, मैंने देखा उसमें किसी में 100 रुपये कम हो गए, जो 500 का मिलता था वो कोई 425 का हो गया, कोई 400 का मिलता था तो 350 का हो गया। ऐसे ही जो है सारे हमारे जितने साथ में, इसी प्रकार फ्रिज भी जो है 5-5 हजार तक सस्ता हो गया। जो बड़ा स्लैब था एक, उसको घटा के और लगभग जो भी हमारी दैनिक उपयोग की वस्तुएं हैं उस सभी की सभी सस्ती हो गई है। बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नए भारत की शक्ति से संपूर्ण विश्व परिचित हो रहा है। विश्व के बड़े बड़े देश आश्चर्यचकित हैं कि कैसे भारत इतनी तेजी से तरक्की कर रहा है, कैसे नवाचार कर रहा है, कैसे नए नए निर्णय ले रहा है। आप सभी भली भांति जानते हैं, एक समय वह भी था जब भारत का कोई बड़ा शहर आतंकवाद से सुरक्षित नहीं था, परंतु उस समय की सरकारों में वो साहस और राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी कि वो आतंकवादियों और उनके संरक्षकों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई कर पाते। वे केवल आतंकवाद की निंदा करते थे और पाकिस्तान को कोसकर चुपचाप बैठ जाया करते थे। लेकिन आज दुश्मन देश के किसी भी आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है। जैसे उरी हमले का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक से दिया गया, पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक की गई और पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आतंकवादियों को उनके बिल में ही सफाया कर दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर में तो आतंकियों की मदद करने वाली पाक सेना के हवाई अड्डों से लेकर डिफेंस सिस्टम तक सारे तबाह कर दिए गए। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से ऐसा प्रहार किया गया कि पाकिस्तान को संघर्ष विराम की भीख मांगनी पड़ी। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी प्रदेश सरकार ने भी राज्य में कई महत्वपूर्ण योजनाएं और नीतियां लागू की हैं, जिससे राज्य का चहुमुखी विकास सुनिश्चित हो रहा है। इसी का परिणाम है विभिन्न चुनौतियों के बावजूद प्रदेश ने कई उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं, नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, जिनकी गूंज आज पूरे देश में भी सुनाई दे रही है। यह हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि नीति आयोग भारत सरकार के द्वारा जारी सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के इंडेक्स में हमारे प्रदेश को पूरे देश के अंदर पहला स्थान प्राप्त हुआ है। साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड को अचीवर्स स्टार्टअप रैंकिंग्स में लीडर्स की श्रेणी प्राप्त हुई है। इसके साथ ही बेरोजगारी दर
में रिकॉर्ड 4.4% की कमी लाकर राष्ट्रीय औसत को भी हमने पीछे छोड़ने का काम किया है। साथियों, हमारी सरकार राज्य के समग्र विकास के साथ साथ अपने सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को संरक्षित रखने के लिए संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। जहां हमने प्रदेश में एक और सख्त धर्मांतरण रोधी कानून लागू किया है, दंगा रोधी कानून लागू किया है, वहीं लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की है। राज्य में हमने कालनेमी ऑपरेशन चलाकर जहां हमने सनातन हिंदू धर्म को बदनाम करने वाले जिहादियों को पकड़ने का काम किया है, वहीं लैंड जिहाद पर कार्रवाई करते हुए अभी तक 9,000 एकड़ से अधिक जमीन सरकारी भूमि को लैंड जिहादियों से मुक्त कराया है। इसके साथ ही करीब 250 अवैध मदरसों को सील करने के साथ ही 500 से अधिक अवैध संरचनाओं को भी हटाने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों, देवभूमि में कोई भी जिहादी रंग बिरंगी चादर डालकर, आप सबको पता है, कहीं पर नीली चादर, कहीं पर पीली चादर, कहीं हरी चादर डालकर हमारी जमीन को अब कभी नहीं हड़प सकता है। यही नहीं है कि हाल में हमारी सरकार ने राज्य में नया कानून लाकर मदरसा बोर्ड को भी समाप्त करने का निर्णय लिया है। इसके परिणाम आने वाले 1 वर्ष के अंदर दिखाई देंगे, क्योंकि 1 जुलाई 2026 के पश्चात राज्य में वे मदरसे बंद हो जाएंगे जो हमारी सरकार द्वारा जो सरकारी सिलेबस को अपने यहाँ नहीं पढ़ाएंगे। जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का सिलेबस है, अगर वो अपने यहाँ लागू नहीं करेंगे तो उनको मान्यता उनकी रद्द हो जाएगी। इतना ही नहीं, हमारी सरकार ने देश में सबसे पहले समान नागरिक संहिता का कानून लागू करके सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू करने का ऐतिहासिक काम भी किया है। साथियों, हमने राज्य में नकल माफियाओं को अंकुश लगाने के लिए देश का सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है, जिसके परिणाम स्वरूप पिछले 4 वर्षों में 25,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। इस कानून के लागू होने के पश्चात हमने वर्ष 2022 के बाद से अब तक 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया है, परंतु कुछ लोगों को ये रास नहीं आ रहा है। आज हमारे युवा नौकरियों में अवसर पा रहे हैं, इसलिए युवाओं के भविष्य को अंधकार में धकेलने के लिए संगठित होकर पेपर लीक कराने के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। कोचिंग माफिया और नकल माफिया एक होकर राज्य में नकल जहाज छेड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जांच से पहले ही प्रदेश में अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं आप सभी, उन सभी नकल माफियाओं को, उन जिहादियों को बता देना चाहता हूं कि हमारी सरकार राज्य में नकल माफियाओं को जब तक मिट्टी में नहीं मिला देगी तब तक हम चैन से नहीं करेंगे। इसके अलावा हम राज्य में भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत संकल्पित होकर काम कर रहे हैं। इसी का परिणाम है कि प्रदेश के इतिहास में पहली बार IAS, PCS, IFS स्तर के अधिकारियों सहित पिछले 3 वर्षों में भ्रष्टाचार में लिप्त 200 से भी अधिक लोगों को खिलाफ कठोर कार्रवाई की गई है। साथियों, हमारे राज्य में अपनी विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों के कारण हमें हर वर्ष प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। प्रत्येक वर्ष आपदाओं का स्वरूप बदल जाता है। कभी लैंडस्लाइड ज्यादा होता है, कभी हिमस्खलन ज्यादा होता है, कभी ज्यादा वर्षा हो जाती है। और इस वर्ष जिस प्रकार से बादल फटे हैं और जिस प्रकार से आपदाएं आई हैं, इस बार तो इन आपदाओं ने अपने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। 5 अगस्त 2025 से यह आपदा शुरू हुई और अभी लेटेस्ट में हमारा नंदप्रयाग क्षेत्र में, नंदानगर क्षेत्र में तक लगातार जारी रही और मैक्सिमम जनपद, चाहे हमारा उत्तरकाशी का धराली हो, सेना चट्टी वाला क्षेत्र हो या रुद्रप्रयाग का छिनागाड़ का क्षेत्र हो, उसके आसपास का क्षेत्र हो, जसोली के आसपास, उत्तरकाशी के आसपास, चमोली जनपद में
हमारा चित्रकूट क्षेत्र हो या थराली हो या अभी हाल में कुंडली और नंदप्रयाग के क्षेत्र में, या जिसके बारे में अभी कुंदन प्रयाग कह रहे थे, बागेश्वर का पौसारी हो, और या पौड़ी जनपद का हमारा सैंजी हो, या देहरादून में ही जो है अभी माल देवता से लेकर पूरे देहरादून के चारों तरफ जिस प्रकार की आपदा आई है, और ये जहां पर जनहानि हुई है वहां पर हमारा ध्यान ज्यादा गया है, लेकिन आपदा से प्रभावित राज्य का हर एक स्थान रहा है। क्योंकि मैं हर एक स्थान पर पहुंचा हूं, मैंने देखा है लोग कितने कष्ट में हैं, उनको कितनी परेशानियां हुई हैं। हाँ, हमने कोशिश की है कि इन आपदाओं में हम सभी उन आपदा प्रभावितों के साथ खड़े हों, एक परिवार का भाव रखकर हम उनकी सहायता करें। और मैं इसके लिए यहाँ शासन, प्रशासन, हमारे जनप्रतिनिधि और आप सब लोगों ने भी, जैसा आदरणीय अध्यक्ष जी ने कहा, समय समय पर आप लोगों ने भी इस वर्ष आपदा में खड़े होकर लोगों का हौसला बढ़ाने का काम किया है, उन्हें हिम्मत देने का काम किया है। कहीं न कहीं उनकी सहायता में आप सब खड़े हुए। मैं आप सबका भी धन्यवाद करता हूँ कि बड़ी संख्या में आप सब लोगों ने किया है। साथियों, प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भी राज्य में पहली बार आपदा को व्यवस्थित और प्रोफेशनल तरीके से हैंडल किया जा रहा है, जिसकी निगरानी मैं स्वयं ग्राउंड जीरो पर जाकर कर रहा हूं। और इन प्राकृतिक आपदाओं के साथ साथ कई बार हमको अन्य प्रकार की जो आपदाएं होती हैं उनका भी सामना करना पड़ता है, उनसे भी दो चार होना पड़ता है। कुछ लोग हमेशा बिना संतोषी की तरह काम करते हैं। हमने, आप सबको पता होगा कि बार बार मांग उठती थी कि विधानसभा का सत्र जो है गैरसैंण में चलाया जाए। राज्य की हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी है, और हमने इस बार बहुत हिम्मत करके और मानसून के सीजन में गैरसैंण का सत्र आहूत किया। अनुपूरक बजट वहां पर लाने के लिए हमने वो सत्र आहूत किया था। आप सबने देखा किस प्रकार से विपक्ष के लोगों ने पहले दिन से ही कोई आपदा में चर्चा नहीं, कोई प्रदेश की समस्याओं में चर्चा नहीं, वो मेज तोड़ने चले गए, स्पीकर के ऊपर कागज फेंकने लगे, दिन भर नारेबाजी करते हुए उन्होंने इस प्रकार से पूरे सदन को बर्बाद कर दिया। उनको राज्य की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है, राज्य के आपदा पीड़ितों से कोई लेना देना नहीं है। इस प्रकार से उन्होंने पूरी तरह से सत्र को बेकार बना दिया। भाइयों बहनों, लेकिन अब समय बदल चुका है। अब ये आदरणीय मोदी जी का युग है। अगर जनता का साथ हो, नेतृत्व का आशीर्वाद हो, कार्यकर्ताओं का प्यार हो, तो सब चुनौतियां जितनी भी हों, उन चुनौतियों में रास्ता निकल जाता है, मार्ग प्रशस्त हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ केवल आलोचनाओं या अफवाहों के आधार पर कोई काम नहीं होता है, बल्कि व्यक्ति की निष्ठा, कार्यशैली, उसके समर्पण को देखकर ही निर्णय लिया जाता है। और जब एक बार कोई निर्णय हो जाता है तो व्यक्ति को अपनी क्षमता और प्रतिभा और काम करने का पूरा अवसर दिया जाता है। इसलिए मैं आप सभी से भी कहना चाहूंगा कि हम सब लोग काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा काम दिखाई देगा, और उसके लिए हमको बोलने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि मैंने बहुत काम कर दिया है, मैं बहुत जगह कर आया हूं, बहुत मैंने इतनी सफलता प्राप्त कर ली। आपकी सफलता भी दिखाई देगी, और आपके बोलने से ज्यादा आपका हर समय काम दिखाई देगा। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों से आह्वान किया है कि स्वदेशी उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करें, जिससे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में हमारा संकल्प और अधिक मजबूत हो सके। हमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान को एक जन आंदोलन बनाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को स्वदेशी वस्तुओं को खरीदने के लिए, अपने जीवन की दिनचर्या में उपयोग में लाने के लिए प्रेरित करना होगा। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी कार्यकर्ताओं से यह आह्वान करना चाहता हूं, सभी पदाधिकारियों से, कि आप अपनी पूरी शक्ति के साथ, पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ आज प्रधानमंत्री जी के स्वदेशी अपनाओ, देश को आत्मनिर्भर बनाओ के मंत्र को जन जन तक पहुंचाने का कार्य अवश्य करें। साथियों, हम उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने के लिए निरंतर संकल्पबद्ध होकर काम कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी के सहयोग से उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने का हमारा ये संकल्प अवश्य सिद्ध होगा। इसी विश्वास के साथ एक बार पुनः आप सबको मैं नवरात्रि की भी शुभकामनाएं देता हूँ। विजयदशमी आने वाली है,
और उसके बाद पूरे त्योहारों की एक श्रृंखला है, दीपावली, भैया दूज, गोवर्धन पूजा, उसके बाद उत्तरायणी, हमारा जो है मकर संक्रांति, लोहड़ी, एक पूरे त्योहारों की एक श्रृंखला है बैसाखी तक। मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और आपका एक कार्यकाल निश्चित रूप से आपके स्वयं के व्यक्तित्व के विकास का भी एक माध्यम बने, एक कारण बने, और आप सब सफल हो। इतना ही कहते हुए इस बात को समाप्त करता हूं।